वेलकम टू नवल एकेडमी प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25 सेशन का पॉलिटिकल साइंस का हो चुका है और ये आपके सामने प्रश्न पत्र है। हम जानेंगे कि इस प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए और उनका हल भी आपको कराने वाले हैं। यानी कि हर एक प्रश्न को समझेंगे, जानेंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारियों को आपको बताने वाले हैं। ये जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से बनाया जा सकता है। वो जो अनुमान लगाया जाता है ना मेरे द्वारा, वो प्री बोर्ड के बाद ही लगाया जाता है। नेचुरली यही तरीका है समझने का कि बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर कैसे बनाया जा सकता है। रही बात इस पेपर की, तो ये जो पेपर था ये पुराने पैटर्न के अनुसार ही बना था। नेचुरल तरीके से बोले तो जो पहले प्रश्न पूछे जाते थे वही प्रश्न दोबारा पूछे गए हैं। कोई नया पैटर्न नहीं है प्रश्नों का, खासकर 6 नंबर के क्वेश्चन का, 4 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन का। रही बात नवल सर की और उनके नवल एकेडमी की बात करें तो नवल एकेडमी ने पॉलिटिकल साइंस की जितनी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जितना कंटेंट प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट है। मैं तब भी कह चुका था, आज से 1 साल पहले, और आज भी कह रहा हूँ। मैं कई महीनों से वीडियो नहीं अपलोड करता, मैं लगातार वीडियो अपलोड नहीं करता क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 1 की वीडियोस को हमने हर एक प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर चीज़ें समझाई हैं और वो प्रश्न आए भी हैं, वही प्रश्न पूछे जाते हैं नेचुरल तरीके से। सीबीएसई यदि प्रश्न पत्र को बनाए, वो ज़्यादा जब दिमाग लगाते ना सीबीएसई, तब बच्चे फंस जाते हैं। उसके लिए फिर बच्चों को लगता है यार पेपर बड़ा टफ आ गया। तो रही बात उस चीज़ को टैकल करने के लिए, तो उसके लिए मैंने आपको सपोर्ट मटेरियल पढ़ाई, वीडियो अपलोड है सपोर्ट मटेरियल की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखिए, बहुत हेल्प होने वाली है उससे। कम समय में पॉलिटिकल साइंस की बेहतर तैयारी करने के लिए सपोर्ट मटेरियल है। इसके अलावा मेरी सभी 3 तरीके से मैंने पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पर कवर किया है। एक तो कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस की अलग वीडियो अपलोड करी हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर की वाले, और लास्ट में सपोर्ट मटेरियल। इन तीनों तरीक़ों से आप पढ़िए और पॉलिटिकल साइंस की तैयारियों को पुख्ता करिए। फिलहाल हम आज इस पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं डिटेल में, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए। टोटल 30 प्रश्न पूछे गए, 5 सेक्शन में बटा था पेपर। 12 क्वेश्चन एमसीक्यू के पूछे गए थे, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्नों को पूछा गया था। कार्टून और मानचित्र भी पूछा गया था। तो देखते हैं स्थिति क्या है। पहले प्रश्न की बात करें तो गठबंधन सरकार को लेकर पहला प्रश्न पूछा गया। ये कौन से चैप्टर का है? गठबंधन सरकार जो चैप्टर है ना, वो सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर, सेकेंड बुक का कोएलिशन गवर्नमेंट, भारतीय राजनीति में 5 बदलाव को लेकर, इसको लेकर मैंने वीडियो अपलोड की है और ये प्रश्न आया भी है इस बार। तो गठबंधन सरकार को लेकर कौन सा कथन सही नहीं है ये ध्यान रखना, नेगेटिव आंसर बताना है, यानी कि जो गलत है ना वो बताना है आपको, जो गलत है। भारत में पहली बार गठबंधन सरकार का उदय 1989 में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत में पहली बार कोएलिशन गवर्नमेंट 1989 में बनी थी। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, बिल्कुल सही बात है। एनडीए की गवर्नमेंट फिलहाल यहाँ पर चल रही है, जिसको हिंदी में हम राजग कहते हैं। क्या कहते हैं? राजग। भारत में अभी तक राज्यों में गठबंधन सरकार देखने को नहीं मिली है, बिल्कुल गलत बात। भारत के राज्यों में गठबंधन सरकार देखने को मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है। और यही प्रश्न क्या होगा, यही ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। रही बात डी ऑप्शन की, गठबंधन सरकार लोकतंत्र के सिद्धांतों की अधिक नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक होती है, ये बात सत्य है। और जब हम प्रश्न लिखते हैं ना कि गठबंधन सरकार के फायदे बताओ, तो गठबंधन सरकार का ये फायदा है कि गठबंधन सरकार लोकतंत्र के काफ़ी नज़दीक होती है। तो इसमें पहले का आंसर क्या होगा? सी होगा। और बाकी पॉइंट भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके, अब आइए सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न पूछा गया कथन और कारण को लेकर। क्या कथन था? कथन ये पूछा गया था कि 1960 का दशक भारत के अनुसार खतरनाक दशक माना जाता है। ओके, बात सत्य है, हमारी बुक में ये बात लिखा गया है कि 1960 का दशक खतरनाक दशक था भारत के लिए। क्यों था? क्योंकि 1964 में पीएम पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी। क्या ये बात सही है? जी नहीं, पूर्णतः बिल्कुल नहीं है। और वास्तव में हम आर्थिक कारणों की वजह से, हम आर्थिक कारणों को मानते हैं जिसकी वजह से 1960 के दशक को भारत के लिए खतरनाक दशक माना जाता है, ना कि पंडित नेहरू की मृत्यु की वजह से। ओके, तो कथन सही है, कारण भी सही है,
लेकिन कारण ना कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। नाटो, नाटो वाला पॉइंट कहाँ मैच होगा? नाटो वाला पॉइंट होगा पूंजीवादी विचारधारा में। वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट किस लिए बनाया गया था? समाजवादी विचारधारा को फैलाने के लिए। और सीओटो, सीओटो किस लिए बनाया गया था? दक्षिण एशिया में समाजवाद को रोकने के लिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों बनाया गया था? दोनों खेमों से दूरी, यानी कि पूंजीवादी गुट और समाजवादी गुट, दोनों खेमों से दूरी के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। तो ये इस तरीके से इसके ऑप्शन बने। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। देख लेना बच्चों, मैंने बता दिया, लगाइए आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, अगला प्रश्न है, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध कौन सा मंच करता है? यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक या विश्व सामाजिक मंच? अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की, विश्व व्यापार संगठन की, ये वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता, ये वैश्वीकरण को बढ़ाने वाली संस्थाएं हैं। चाहे हम ए की बात करें, सी की बात करें, बी वाले ऑप्शन की बात करें, डी इसका आंसर होगा, जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है। और बुक में इसको लेकर यह भी बताया गया कि विश्व सामाजिक जो मंच है, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तीसरी बैठक कब हुई थी, सातवीं बैठक कब हुई थी। बच्चों एक बार बुक में जाके पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरी सपोर्ट मटेरियल वाला जो वीडियो अपलोड है वो जरूर देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अनुसार एक देश की सुरक्षा को खतरा उस देश की सीमा के बाहर से ज्यादा होता है। सुरक्षा की दो धारणाएं होती हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत धारणा। परंपरागत धारणा यही कहती है जो कथन फर्स्ट में लिखा है कि एक देश की सुरक्षा को ज्यादा खतरा क्या है, दूसरे देश से है। ये तो कथन क्या है, फर्स्ट सही है। सेकंड, वर्तमान समय में सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। बिल्कुल सही है, सुरक्षा की दो धारणाएं होती हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। तो जो अपारंपरिक है ना, जिसको हम गैर पारंपरिक भी कहते हैं, वो फिलहाल ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो ए भी सही है और बी भी सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगले सुनाइए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, आइए, क्योंकि फैक्ट हर किसी को याद नहीं होते। भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। भारत चीन सीमा विवाद ये हुआ था 1962 में। बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में उदय 1971 में। और भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। तो सबसे पहले क्या हुआ? भारत पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता, यानी कि फोर्थ। तो यहाँ भी फोर्थ है और कहीं नहीं फोर्थ है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन? सी। देख लीजिए आप। अच्छा, एक और चीज, भारत पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, लेकिन किसने इसकी मध्यस्थता करी थी? किसने? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता करी थी। याद रखना बच्चों, रसिया नहीं आएगा इसमें, कई बच्चे रसिया लिख देंगे। अच्छा, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। सीमा विवाद तो सब तब हुआ था ना जब दलाई लामा भारत में आए थे। ओ नो, वो चीज़ ये नहीं है बच्चों। एक बार बुक में देखिए लैंग्वेज क्या है। बुक की लैंग्वेज के अनुसार इस प्रश्न का आंसर निकल रहा है। मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की थी। बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। 27%। मंडल आयोग ने कहा था कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले, गलत जोड़ी को पहचानिए और लिखिए। प्रिवी पर्स की समाप्ति, प्रिवी पर्स की समाप्ति लाल बहादुर शास्त्री जी ने नहीं करी थी। किसने करी थी? इंदिरा गांधी जी ने करी थी, इंदिरा गांधी जी ने। ओके, बाकी ऑप्शन बस सही, सब सही हैं। और बच्चों बोर्ड के लिए इन तीनों को ऑप्शन को याद भी कर लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज़ें। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता कैसे माना जाता है? एस निजलिंगप्पा को। स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति पद पर चयन हुए थे श्री वी गिरी। बच्चों इसी के साथ मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था 1916। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो हमारी बुक में है, जो काफ़ी विवादास्पद रहा, वो नीलम संजीव रेड्डी और वी गिरी के केस में रहा था। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जबकि वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े थे।
ये बात कब की है? 1969 की। कब की है? 1969 की। ओके। कांग्रेस में युवाओं की भागीदारी की वकालत ये के कामराज ने करी थी, ये याद रखना। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव संसद में कब आया? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, भारत चीन सीमा विवाद। भारत चीन सीमा विवाद के बाद हुआ था। भारत पाकिस्तान जल समझौते के बाद नहीं जी। ना दलाई लामा के भारत आने के बाद, बिल्कुल नहीं। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बाद, ओ तब तो सम्मान बढ़ा था उनका, ऐसा नहीं। तो सी होगा, क्या होगा? भारत चीन सीमा विवाद के बाद। तो यानी कि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है बोर्ड में कि भारत चीन युद्ध के क्या परिणाम निकले। हो सकता है 4 नंबर का आ जाए, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, तो तैयार ही रखिए बच्चों। आगे, वैश्वीकरण के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत है निकला है, पहला ही गलत है। भारत ने अभी तक वैश्वीकरण को नहीं अपनाया। अपनाया है, कब अपनाया था? 1991 में। बाकी ऑप्शन सब सही है। आदिवासी समाज पर अभी तक वैश्वीकरण का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। जी हाँ, पड़ा तो है, उतना नहीं पड़ा है। आदिवासी समाज क्या है? वो मूलवासी वाले चैप्टर में पढ़िए। मूलवासी को लेकर 6 नंबर का प्रश्न आता है और मैंने इसको लेकर चीज़ें समझाई भी हैं, बेसिक चीज़ें। उन्हीं प्रश्नों के बारे में मैंने बताया है जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लीज़ 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 एक बार अपने भले के लिए, कम समय में ज़्यादा मेहनत के लिए एक बार जरूर वीडियोज़ को देखिए। तकनीक ने वैश्वीकरण को फैलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण का पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल सही बात है। 11th में देखिए, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में डर पैदा करना, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन सही है, बाकी सब बकवास बातें हैं। जनसंख्या कम करना, ये वो चीज़। इस प्रश्न को भी कोई बच्चा गलत करके आ रहा है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। भारत और बांग्लादेश के मध्य किस नदी के जल को लेकर फरक्का संधि हुई थी? फरक्का, मैंने बांग्लादेश के वीडियो में ये चीज़ें समझा रखी हैं। गंगा नदी को लेकर, किसको लेकर? गंगा नदी के जल को लेकर फरक्का संधि हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब आते हैं 2 नंबर के प्रश्न में। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? ऑब्वियस बात है, मैं इसमें मतलब तो यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, चीज़ें वहाँ समझा रखी हैं, वीडियो ज़रूर देखिए। मैं टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ कि ये फर्स्ट चैप्टर से ही शॉक थेरेपी पूछा गया है। बाकी और कोई क्वेश्चन वहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं 2 नंबर के। संयुक्त यूएनओ की सुरक्षा परिषद का क्या महत्व है? यूएनओ से ये चैप्टर पूछा गया है और वो भी सिक्योरिटी काउंसिल से प्रश्न पूछा गया, क्या उसका इंपोर्टेंस है। याद रखना, यूएनओ के 6 अंग हैं, उनमें से सुरक्षा परिषद का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग भी यही है। भारत में अच्छा, सुरक्षा परिषद में टोटल अंग, सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य कितने हैं? 15 हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। भारत में सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कोई 2 उदाहरण बताइए। ऑब्वियस बात है, इस पर भी हमने चर्चा करी है कि वैश्वीकरण के 3 प्रभाव पड़ते हैं, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, और तीनों के क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैं। पढ़ना चाहिए। कभी ये 6 नंबर में प्रश्न आ जाता है, तो कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। बॉम्बे प्लान क्या था? बहुत आसान, 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों का एक सम्मेलन था, जिसमें क्या डिसीजन लिया गया था, बताना बच्चों। प्रीव्यू पर से आप ये सभी प्रश्न आपको हमारी वीडियोज में मिल जाएंगे। सपोर्ट मटेरियल मैंने पूरी डिटेल में यहाँ पर समझाई है, प्लीज़ एक बार इसको जरूर देखिए। प्रीव्यू पर से आप क्या समझते हैं, इसको लेकर वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया। इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको ख़त्म किया गया था और ये इसका मतलब पूछा गया है। राजाओं को लेकर है ना, ये पता होना चाहिए बच्चों। प्रिंसाइली स्टेट्स। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? वन ऑफ द फेमस ऑपरेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ या एरा ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर पर, अमृतसर। अब आते हैं 19 प्रश्न पर। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के पतन में अहम भूमिका निभाई। मैंने एक वीडियो बनाई है, एक टॉपिक है, थंबनेल है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार क्यों किए, तो जरूर देखिए। इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा उसमें। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने 4 नंबर, और मैंने समझाया भी है कि कौन कौन से क्वेश्चन 4 नंबर के 6 नंबर के पूछे जाते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर आप हमेशा अपनी वीडियो के बारे में बता रहे हो। जी हाँ बच्चों, बताने वाला हूँ कि हर एक प्रश्न हमारी वीडियो से आया है। हमने ज़्यादा कूड़ा कचरा अपलोड किया ही नहीं है। हमने केवल और केवल हमने ओनली टू द पॉइंट चीज़ें बता रखी हैं। कम चीज़ों में ज़्यादा रिजल्ट हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। यूएनओ में किस तरह के सुधारों की आवश्यकता दिखाई देती है? जी हाँ, 4 नंबर का एक प्रश्न है, किस तरीके से सुधारों की आवश्यकता पड़ती है?
आप लोग इजीली बता सकते हो। संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत पड़ती है, बजटीय सुधारों की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रश्न भी। अब बढ़ते हैं अगले में, एक मिनट। अगला प्रश्न है पाकिस्तान को लेकर। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी नहीं हो पाने के कारण बताइए। 4 ही कारण हैं और 4 ही पूछे गए हैं। दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक विविधता दिखाई देने के कारण आपको बताने हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दक्षिण एशिया को लेकर। हमारी ये बुक जो है ना, ये जो चैप्टर है दक्षिण एशिया वाला, उसके फर्स्ट पेज में ही इसके आंसर दे रखे हैं, और मैंने ये इसको लेकर वीडियो बना रखी है। दक्षिण एशिया को लेकर स्पेशल, पाकिस्तान को लेकर स्पेशल वीडियो बना रखी है, बांग्लादेश को लेकर स्पेशल वीडियो बना रखी है। अब आते हैं 22वें। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने के पीछे के कारणों को स्पष्ट कीजिए। और ये दोनों ऑप्शन ना आपातकाल को लेकर बताए गए। एक में आपातकाल के कारण पूछे गए हैं और दूसरे में आपातकाल के परिणाम पूछे गए हैं। याद रखना, बहुत बहुत कम होता है कि आपातकाल के क्वेश्चन एक साथ दो दो पूछे जाएं। भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति अन्य देशों में पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति से किस प्रकार भिन्न रही है। ये वो प्रश्न हो सकता है जिसमें बच्चे जो सीरियस नहीं है वो शायद कंफ्यूज हो जाए, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। भारत में कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति, बस इतनी हेडिंग यदि पढ़ के गए हो ना आप, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं था, बताना था भारत में किस तरीके से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा कितने दशक तक, 3 दशक तक, और इसकी प्रकृति क्या थी। इसको लेकर मैंने सपोर्ट मटेरियल में समझा रखा है, प्लीज़ बच्चों एक बार देखिए। अब बढ़ते हैं ये प्रश्न, ये वो कार्टून था इस बार जहां बच्चे कंफ्यूज हो गए। उपरोक्त चित्र में किस प्रकार की असुरक्षा को दर्शाया गया है। मानवीय सुरक्षा। बच्चों के लिए आसान था इस प्रश्न का आंसर देना, लेकिन आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खतरा मानव सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है, नहीं है। मानव सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा कौन सी होती है। गृह युद्ध वाली, ऑफकोर्स। विदेशी हमले वाली, यस। हिंसा, यस। भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी वाली गैर पारंपरिक वाली होगी, तो इसी ऑप्शन होगा सही। विश्व सुरक्षा की अवधारणा पर कब से विश्वव्यापी चर्चा होने लगी है। ये प्रश्न सबके लिए टफ रहा होगा, लेकिन देखो इस बच्चे ने भी इसमें कोई निशान नहीं लगाया है, जबकि ये थोड़ा सा लॉजिकल था ना, पढ़ के गए हो ना, पढ़ा भी है तो थोड़ा दिमाग भी लगा लेते। अरे यार, हाँ जी हाँ, 1960 के दशक में यार क्या विश्व सुरक्षा की बात होगी। अभी तो देश अभी महामारी आई नहीं थी, आई थी क्या 1960 के दशक में। HIV उतना ज़्यादा फैल गया था क्या, बताइए बच्चों। तो 60 के दशक में, तो 70 के दशक में, 1980 के दशक में HIV का उतना बड़ा रूप हमने देखा नहीं। HIV ही नहीं बल्कि जो महामारियाँ थी उसके प्रति हम सचेत नहीं हुए। गरीबी, वैश्विक गरीबी, विस्थापन, ये उसमें हो तो रहा था, लेकिन चर्चा का विषय ये धीरे धीरे बाद में बनेगा। तो 1990 के दशक में, और चर्चा का विषय कब बना, बुक में बता रखा है 1994 में UNDP की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये चर्चा होती है। अब बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन में। लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करने से सुरक्षा के खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है। मानवाधिकार, मानवीय अधिकार, बी ऑप्शन होगा। मानवाधिकार 11th क्लास में आपने पढ़ा है। मानवीय अधिकार सबसे ज़्यादा आजकल इनको मान्यता मिल चुकी है, वो अधिकार जो मानव होने के नाते सबको मिलने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये पूछा गया था मैप, बहुत ईजी था। मैप देखिए, लगाइए आंसर। वह राज्य जिसमें बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, तो इसका आंसर होगा असम। असम में चलाया गया था आसू नाम के संगठन के द्वारा, छात्र संगठन था ना। आसू और राजीव गांधी के बीच में समझौता हुआ था, राजीव गांधी की सरकार के बीच में। बताइए क्या हुआ था, पढ़ के जाना इस बार, हो सकता है असम समझौते से कोई क्वेश्चन आ जाए। भारत का 22वां राज्य, ऑफकोर्स सिक्किम, न जाने कितनी बार पूछा गया है। भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य, तमिलनाडु नहीं है, इस बच्चे ने गलत किया है, तेलंगाना। 4th, दक्षिण भारत का वह राज्य जहां हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, ये है आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐसा हुआ था। तमिलनाडु को लेकर हमारी बुक में बताया गया है कि वहाँ पर DK नाम की एक पार्टी थी, द्रविड़ कज़गम। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ओके, अब हम 6 नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं। बीच में पैराग्राफ भी था, वो आप कर लिए होंगे, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। सीधा आइए 6 नंबर के क्वेश्चन में। 6 नंबर के क्वेश्चन में अलग ही टाइप का पैटर्न चला है जी CBSE के द्वारा। अथवा के दोनों प्रश्न एक ही चैप्टर के पूछ दिए जाते हैं जी। अब
एक ही चैप्टर से पूछ दिए जाते हैं। अब बच्चों के लिए इजी कहें या टफ कहें, बच्चों तुम अपने अनुसार देखो। सर अपने अनुसार बताओ, आप बताओ ना। तो मेरे अनुसार तो बहुत अच्छा हुआ जी। हम तो पहले से ही बताते हैं कि इस चैप्टर ये जो चैप्टर है वो इस बार इम्पोर्टेंट है, ये हम बताते हैं बच्चों को। अगर ये बोल दी ये चैप्टर इस बार इम्पोर्टेंट है तो ऑब्वियस बात है इसमें से बताया फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो दो तो ऑब्वियस बात है यार, दो हैं तो एक तो आना ही है ना, एक तो आना ही है। तो बच्चों आप ये दिमाग लगाइए कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो 6 नंबर के लायक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक आपको पूरा डिटेल बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ कि कई बच्चों को पूरा डिटेल में सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन हमें सब बच्चों की बात करनी है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वर्तमान फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में गठबंधन सरकारों का दौर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सत्य बात है। और लाभ बताने, एक लाभ तो पहले ही ऑप्शन में बताना है एमसीक्यू में। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं, आप मेरी सपोर्ट मटेरियल की वीडियो देख सकते हो, मैंने वहाँ समझा रखी है। ओके, गठबंधन सरकारों के क्या लाभ हैं, सेपरेट वीडियो यदि आप बनाने की मांग करते हैं बच्चों, कमेंट में एक बार जरूर लिखिए सर इस टॉपिक को लेकर प्लीज़ वीडियो बनाइए, तब हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। बी ऑप्शन, 1990 का दशक भारतीय राजनीति में अनेक कारणों की वजह से चर्चा में रहा था। बिल्कुल सत्य बात है, इसको लेकर मैंने बताया था भारतीय राजनीति में 5 बदलाव हुए थे 1990 के दशक में। पांचों बदलाव पता होने चाहिए थे। मंडल मुद्दा याद आ रहा है कुछ कुछ, कांग्रेस प्रभुत्व, कांग्रेस का अंत, कांग्रेस प्रणाली का अंत याद आ रहा कुछ, गठबंधन सरकारों का उदय तीसरा पॉइंट, कुछ कुछ बातें थी ना ऐसी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस होना, उसके बाद जो बहस छिड़ी थी वो बहस क्या थी। तो धीरे धीरे बातें अब याद आ रही होंगी बच्चों। संरचनात्मक बदलाव, कुछ बातें आ रही याद अभी भी, अब आगे होंगी सर, पेपर देके आ चुके हैं अब तो सब कुछ आ रहा है याद। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय नेताओं के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी, 3 चुनौतियां, कितना आसान था, हेडिंग बनाते फिर लिखते। भारत का विभाजन, फर्स्ट 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 चैप्टर से आया है, सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर से। भारत का विभाजन एक भयंकर मानवीय त्रासदी के रूप में याद किया जाता है। सब पूछा क्या है इसमें, कारण पूछा गया है, भारत विभाजन के कारण पूछा गया है। तो कारण बताने ना कि परिणाम बताने, परिणाम तो बच्चे खूब लिख देंगे। दिल के दो टुकड़े होने के समान था भारत और पाकिस्तान के विभाजन। कारण बताने हैं, कौन से कारण, जो हिस्ट्री के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है 12th क्लास में। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, मुस्लिम लीग द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, बाकी डिटेल में लिखना है आपको 6 नंबर के लायक ज़रूर। भारत हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहा है। ये पर्यावरण वाले चैप्टर से दोनों क्वेश्चन वहीं से मूल निवासी। देखिए बच्चों, मैं कह तो रहा हूँ बच्चों, बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक बार मेरी वीडियोस सब देख लीजिए, कुछ नहीं रह जाता फिर। ज़रूर देखना इन प्रश्नों को, बता भी रखा कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं करके। आसियान को लेकर मैंने बताया, सार्क की बात करें या यूरोपीय संघ, सबसे ज़्यादा सफल क्या रहा है, आसियान रहा है। इसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करी है। और उसके नीचे वाले क्वेश्चन, चीन की अर्थव्यवस्था, हमारी यूट्यूब पर फर्स्ट जो वीडियो आती है ना, अगर आप चाहे फ़ोन में देखो या लैपटॉप में देखो, तो चाइना को लेकर ही मैंने बता रखा है। आखिर चीन कैसे इतना आगे निकल चुका है, 2040 तक कहा जा रहा है कि चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसी बातें कुछ वहाँ बता रखी हैं। तो उसके पीछे कारण बता रखे हैं। कारण, चाओ एन लाई हो या देंग शाओपिंग की खुले द्वार की नीति हो, ये सब चीज़ें 6 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में आती हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं बच्चों, इस तरीके से ही पेपर आया था। और अंत में मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि आप नवल एकेडमी पर भरोसा करिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियोस को देखिए और फ़ायदा उठाइए। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी जोर शोरों में अब लग जाइए।